बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3A नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, ये हमारी 7th वीडियो है SPSC एग्ज़ामिनेशन प्रिपरेशन की। द टाइम फॉर रिसीविंग द इन्फेक्शन टू द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शियसनेस, दैट इज़ द एबिलिटी टू ट्रांसमिट इन्फेक्शन। इसके ऑप्शन हमें दिए गए थे: ए लेटेंसी पीरियड, बी विंडो पीरियड, सी इन्फेक्टिव पीरियड, डी इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसके लिए आंसर है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। हाउ लॉन्ग इट टेक्स एन इन्फेक्टेड पर्सन टू शो सिम्टम, यानी कि इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म दाखिल हुआ जिस्म में, हमारी बॉडी में, और उसके बाद साइन सिम्टम ज़ाहिर होने तक का जो टाइम है, इसे हम, इस पूरे ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फॉलोइंग वाइटामिन आर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेप्ट ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन सी, और डी में है विटामिन B12। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 36, स्प्यूटम स्पेसिमेन in unconscious patient can be obtained by। अब देखिए सवाल ये किया गया है कि स्प्यूटम स्पेसिमेन लेना है हमें और क्लाइंट है अनकॉन्शियस, ये सिनेरियो है हमारे पास। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं: ए कपिंग, बी पोस्टल ड्रेनेज, सी ट्रैकियल एस्पायरेशन एंड डी एस्पायरेशन सिरिंज। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रैकियल एस्पायरेशन। ठीक है जी। इसमें जो है ट्रैकियल एस्पायरेशन के थ्रू हम स्प्यूटम का स्पेसिमेन ले सकते हैं। देखिए, कपिंग चूँकि क्लाइंट अनकॉन्शियस है, इसलिए कपिंग हमारा आंसर नहीं होगा। पोस्टल ड्रेनेज में जो है हम जो है वो एब्डोमिनल से जो ड्रेनेज करते हैं चीज़ों की, वो है, या हमारे लंग्स से जो फ्लूइड होता है उसके लिए हम करते हैं, तो उसमें से हमें स्प्यूटम हासिल नहीं हो सकता। सिमिलरली एस्पायरेशन जो सिरिंज है, चूँकि एस्पायरेशन हम आमतौर पर वो उसमें लगी होती है, स्टमक में लगी होती है, तो वहाँ से भी हमें ये स्प्यूटम हासिल नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ट्रैकियल एस्पायरेशन। क्वेश्चन नंबर 37, इन एन आउटब्रेक ऑफ कॉलरा इन ए विलेज 2000 पॉपुलेशन 20 केसेज हैव अकर्ड एंड 5 डाइड, केस फैटेलिटी इज। ये सिनेरियो आपको दिया गया है और सिनेरियो में मालूम किया गया कि केस फैटेलिटी क्या होगी। इसके आंसर दिए गए हैं 1%, 5%, 10% एंड 25%। जी, तो इस सिनेरियो के मुताबिक इसका आंसर है 25%। यहाँ पर देखें, मैंने इसका पूरा फार्मूला दिया है और इसको कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। इसमें आप देख लें कि व्हाट इज़ केस फैटेलिटी। तो केस फैटेलिटी इज़ द प्रोपोर्शन of people who die from a specified disease among all individuals diagnosed with the disease over a certain period of time। तो यहाँ पर देखें, पॉपुलेशन तो 2000 दी गई थी, लेकिन उसमें जो कॉलरा में जो इन्वॉल्व हुए हैं क्लाइंट, वो हुए 20। उन 20 में से 5 हो गए डेड। तो इस तरह से यहाँ पर केस फैटेलिटी के लिए हमें जो यहाँ पर डेफिनेशन, उसके मुताबिक फार्मूला हुआ कि नंबर ऑफ डेथ पर नंबर ऑफ डायग्नोज केसेस, और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इंटू 100 दिया गया है। अब हमने नंबर ऑफ डेथ की जगह 5 लिखा और नंबर ऑफ डायग्नोज केसेस की जगह 20 लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से। तो 5/20 का मतलब हो गया 1/4। 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 25 और परसेंट का साइन लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट आंसर है इस सिनेरियो के लिए वो है 25%। Question number 38, sawtooth appearance in ECG shows A atrial flutter, B atrial fibrillation, C heart block, D myocardial infarction। इसका करेक्ट आंसर है एट्रियल फ्लूटर। ये पैटर्न दिखाया गया है ECG का यहाँ पर, ठीक है जी, और इंडिकेट किया गया है एरो से एट्रियल फ्लूटर को, या इसको सॉटूथ पैटर्न भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय
ए हर्पीज जोस्टर, बी HPV, सी रूबेला वायरस, डी मम्प्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्पीज जोस्टर। तो चिकन पॉक्स के ऊपर ये साइन दिखाए गए हैं बॉडी पर, ठीक है, और नीचे हर्पीज जोस्टर वायरस की जो है पिक्चर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 40, पल्मोनरी आर्टरी अराइजेज फ्रॉम, आई थिंक इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू। तो इसका हमें आंसर दिया गया है ए राइट एट्रियम, बी लेफ्ट एट्रियम, सी राइट वेंट्रिकल, डी लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर आपको अच्छी एनाटॉमी आपने याद की हुई है हार्ट की तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है राइट वेंट्रिकल। ठीक है जी, इसमें पिक्चर में आप दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम बड़ा करके देख लेते हैं। तो इस जगह पर देखें आप, नीचे जो चैम्बर है हमारे पास राइट वेंट्रिकल, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो अराइज हो रही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 41, फॉलोइंग आर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक्सेप्ट, यानी फॉलोइंग में जो दी गई हैं वो कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ की, इसमें से एक नहीं है, वो कौन सी है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो बहुत ये भी इजी क्वेश्चन था। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, माइक्रोवैस्कुलर डिजीजेस एंड डी एस्थमा। डी, तो इसका करेक्ट आंसर है एस्थमा, क्योंकि जो डायबिटीज़ है उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो जाती है, रेटिनोपैथी भी हो जाती है और माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो जाती हैं। सिर्फ जो है इसकी कॉम्प्लिकेशन में एस्थमा नहीं आता। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल दी गई है, इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी की है, ऊपर वाले जो ब्लॉक है उसमें, दरमियान में मैंने जो है रेटिनोपैथी को इंडिकेट किया है, यहाँ शो किया है, और इसके बाद जो है नीचे जो है यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उसके बारे में डिटेल दी गई है। आप इसको फ्री टाइम में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। हम टाइम बचाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द मिनिमम रिकमेंडेड डोज ऑफ फ्री रेजिडुअल क्रोनिन इन वाटर फॉर रूटीन क्लोरिनेशन। अब ये 3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे आप फॉर रूटीन क्लोरिनेशन देखेंगे, ठीक है जी। इसमें ऑप्शन था हमारा 10 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर 1 आवर, बी 0.5 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर हाफ आवर कॉन्टैक्ट, सी 0.5 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर 1 आवर कॉन्टैक्ट एंड 4 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर हाफ आवर कॉन्टैक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर आफ्टर 1 आवर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिकेट्स इज ए डिजीज काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है जी। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं विटामिन ए, बी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी कैल्शियम एंड डी मैग्नीशियम। यहाँ पर रिकेट्स जो डिजीज़ होती है उसका सबब पूछा गया है कि किस चीज़ की जो डेफिशिएंसी है वो रिकेट का सबब बनती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम, ठीक है। जब लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो आपको कैल्शियम के साथ साथ जो है इसमें आपको दूसरा ऑप्शन विटामिन डी की प्रोलोंग, अगर हम नहीं लेते हैं या हमारा क्लाइंट नहीं लेता है, बच्चों को अगर विटामिन डी वाली ग़िज़ाएँ नहीं दी जाती हैं तो उस सूरत में भी ये बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि रिकेट्स हो जाए उसको, ठीक है जी। रीज़न देख लें आप, नीचे मैंने लिखा है यहाँ पे, विटामिन डी हेल्प्स योर चाइल्ड्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम फूड। तो कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद देती है विटामिन डी, इसलिए यहाँ पे दोनों रीज़न बताए गए हैं, या दोनों ही इसके सबब हैं रिकेट्स के, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने विटामिन ए के डेफिशिएंसी के लिए मतलब यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है जी। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस जाते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, और ज़ेरेप्थेल्मिया। इसके अलावा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो काज बनता है, सबब बनता है परनीशियस एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया वगैरह का, और न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस होते हैं, इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, डिमेंशिया वगैरह हो सकता है, इस तरह की मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती हैं जो कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज में आते हैं।
और इसके अलावा जो है यहाँ पर हाइपरटेंशन होता है, कार्डियो हार्ट डिजीज़ है और माइग्रेन है, और इसके अलावा हेडेक वगैरह हो सकता है मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। बहरहाल रिकेट इज़ ए डिजीज़ काज बाय डेफिशिएंसी के लिए हमारा जो आंसर था वो है कैल्शियम, यानी कि सी। क्वेश्चन नंबर 44, ग्राउंड वाटर हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस एक्सेप्ट। ज़मीन से जो पानी हासिल किया जाता है उसके ये सारे एडवांटेजेस हैं, एक नहीं है, वो क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। ए लाइकली टू बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक, यानी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है। बी यूजुअली रिक्वायर्ड नो ट्रीटमेंट, इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सी है सप्लाई इज़ लाइकली टू बी सर्टेन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। जी, तो इसका करेक्ट आंसर है likely to be free from pathogenic organism। नीचे इसमें पिक शो की गई है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये मुख्तलिफ टेबल दिखाई गई है, वाटर टेबल। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं ये ग्राउंड वाटर की लेयर जो है नीचे आपको शो की गई है। क्वेश्चन नंबर 45, एड्स इज़ ए डिजीज़ काज्ड बाय वायरस, बी बैक्टीरिया, सी फंगाई, डी पैरासाइट। जी, तो बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो इसका करेक्ट आंसर है वायरस। द डिफरेंस बिटवीन एड्स एंड HIV यहाँ पे शो किया गया है। तो आप जानते हैं बिल्कुल कि HIV जो है वो एक वायरस है, ठीक है, जो सबब बनता है एड्स का। और एड्स जो है वो उसके जो फुल वर्ड है वो है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है जी, एड्स इज़ ए मेडिकल कंडीशन, इम्यून सिस्टम इज़ टू वीक टू फाइट इन्फेक्शन, वाइल HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल वर्ड है। और इसमें जो है HIV इज़ ए वायरस विच अटैक्स इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन। लेकिन ये क्या करता है, वायरस के अंदर जाकर मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई होता रहता है, लेकिन कोई साइन सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होने देता। लेकिन जैसे ही एक काफ़ी अर्सा गुजर चुका होता है, इसकी स्ट्रेंथ हो जाती है, तो फिर एकदम साइन सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, और वो फिर बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स को जो है वो उसमें लपेट लेते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 46, in which of the following congenital hyperbilirubinemia syndrome phenobarbital is indicated? A. Gilbert's, B. Kriegel-Najjar, C. Dobbin-Johnson, D. Rotor। तो ये बताना है हमें कि कौन सा जो सिंड्रोम है जिसमें फेनोबार्बिटल इंडिकेटेड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिगलर-नजर। Phenobarbital therapy has been shown to be effective in reducing plasma bilirubin levels in patients with Kriegel syndrome type 2. Administration of 60 to 180 milligram per day of the drug in divided doses, ये इसका डोज दिया गया है, can reduce serum bilirubin level by at least 25%. A response should be expected within 2 to 3 weeks. Question number 47, the common type of anemia is in pregnancy is A. megaloblastic, B. iron deficiency, C. hemolytic anemia and D. aplastic anemia। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो इसका तो बता दिया कि प्रेगनेंसी में ये कम होगा, लेकिन ये कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। ए टाइप ऑफ एनीमिया कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लार्ज रेड ब्लड सेल्स काजेज द बोन मेरो टू प्रोड्यूस फीवर सेल्स। तो इसमें भी ये कम जो है वो सेल पैदा करने की सलाहियत पैदा करता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है जी, इसमें साइज़ जो है वो बहुत लार्ज हो जाता है RBCs का। हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, इट इज़ अ डिसऑर्डर इन विच रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे कैन बी मेड। जितने बनते हैं उससे ज़्यादा ये डिस्ट्रॉय होते हैं। इस तरह का जो एनीमिया होता है उसे हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। और तीसरा जो हमें यहाँ पे कंडीशन दी गई थी या रेस्पॉन्स दिया गया था एप्लास्टिक एनीमिया, तो ये फ्रॉम योर इम्यून सिस्टम अटैकिंग द स्टेम सेल्स इन योर बोन मेरो।
ठीक है जी। बोन मेरो में स्टेम सेल जो है उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये एनीमिया होता है। अदर फैक्टर्स दैट कैन इंजर बोन मेरो एंड अफेक्ट ब्लड सेल प्रोडक्शन इंक्लूड रेडिएशन एंड केमोथेरेपी ट्रीटमेंट। रेडिएशन और केमोथेरेपी जो होती है कैंसर के लिए या सीए के लिए, ठीक है जी, उसके या उसमें जो रेडिएशन दी जाती हैं वो भी एप्लास्टिक एनीमिया का सबब बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 48, फीवर इज टर्म्ड एज हाई ग्रेड इफ इट इज़, अब इसमें ए लेस देन 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, मोर देन 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी में है मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी में है मोर देन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर हो जाए तो भी इसे हम हाई ग्रेड फीवर कहते हैं। 49 क्वेश्चन नंबर है हमारा, मम्स इज डिजीज़ काज्ड बाय। एक्चुअली ये कमीशन के एग्ज़ाम में इस तरह से दिया गया था, लेकिन एक्चुअली इसमें पूछना ये था इन्हें कि मम्स इज़ द डिजीज़ ऑफ, तो मैंने यहाँ पे इसको करेक्ट करके लिख दिया है कि मम्स इज़ द डिजीज़ ऑफ। तो इसमें मालूम किया गया है कि भाई ये किसकी जो है डिजीज़ है, ए थायराइड ग्लैंड की, बी पैरोटिड ग्लैंड की, सी पिट्यूटरी ग्लैंड की, या डी पैराथायराइड ग्लैंड की। तो इसका करेक्ट आंसर है पैरोटिड ग्लैंड, जो कि आपको यहाँ पिक में दिखाया गया है। ठीक है जी। मम्स जो होता है तो मालूम है कि इसी जगह पर जो है स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है ये जगह, तो ये पैरोटिड ग्लैंड है। और इसमें डिफरेंट ग्लैंड आप देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड शो किया गया है, यहाँ पर सबमैंडिबुलर ग्लैंड और उसकी डक्ट्स वगैरह दिखाई गई हैं। तो हमारा इसके लिए करेक्ट आंसर था कि मम्स इज़ अ डिजीज़ ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। Question number 50, patient is in recovery room after surgery. The most common initial nursing intervention is A. Check wound, B. Check urinary output, C. Check vitals, D. Check skin color। जी, तो इसके करेक्ट आंसर है हमारे पास चेक वाइटल्स। जब क्लाइंट जैसे ही रिकवरी रूम में आएगा तो एज ए नर्सिंग पर्सनल आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन है वो है टू चेक वाइटल्स। हमारे 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट 50 के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा इंशाल्लाह ताला, फिर आप देखिएगा। तो कीप वाचिंग थियरी नर्सिंग लेक्चर्स। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। इस चैनल को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।